हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने, और यूके से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अमजद सर ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है अजीम भट्ट साहब ने। थैंक यू सो मच अजीम भाई, थैंक यू थैंक यू। सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। Thank you very much for inviting. हाँ सर, आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मिडल ईस्ट के क्राइसिस के हवाले से। हमने देखा कि पास्ट फ्यू डेज से जो हमारे कंट्रीज में और सराउंडिंग की कंट्रीज में जो भूचाल आया हुआ है, ईरान में सिचुएशन जो है वो हमने देखी। ईरान की जो लीडर है उसको भी मार दिया गया, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन की गई उस पर बात करेंगे, जिसकी जद पे दुबई, बहरीन, सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो आई हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ-साथ पाकिस्तान में भी इसकी वजह से बहुत सारी भूचाल वाली चीज़ें चल रही हैं। तो आगाज़ हम अज़ीम भाई से ही करेंगे। अज़ीम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप ईरान की सिचुएशन को देखते हुए, उसके साथ-साथ जिसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा गहरा पड़ रहा है, और उससे पहले ही हम देख रहे थे कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो क्राइसिस चल ही रहे थे बॉर्डर पर, और पाकिस्तान आर्मी ने बड़े अच्छे से, यानी कि उनको मज़ा चखाया है। हमने देखा कि वो जिस दिन उनकी वॉर हुई उसके नेक्स्ट डे ही ईरान की ये खबरें सामने आ गई। तो उस पर आप क्या कहेंगे? अमेरिका और इज़राइल की जानिब से जो है वो बहुत सख्त स्टांस लिए गए, ईरान के लीडर को जो है वो किल कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी जब 12 दिन की जंग हुई थी ईरान की इज़राइल के साथ, तब भी हमने ये देखा था कि एक ही इश्यू है बुनियादी तौर के ऊपर अमेरिका और इज़राइल को, और वो है कि ईरान किसी भी तरीके से जो है वो एटमी जो उनके हथियार हैं, जो उनकी यूरेनियम अफ़ज़ूदगी का मामला है, उसको जो है वो ख़त्म करे। जबकि टेबल के ऊपर बैठे हुए थे जिनेवा के अंदर, और ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा था कि ठीक है, हम एटमी उसकी तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन अब नया एक स्टांस रख दिया सामने के, जी बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपके, उनको भी खत्म किया जाए। तो ये तो आई थिंक एक बड़ा ही बचगाना किस्म का मुतालबा था कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने दिफा के लिए जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स या किसी भी किस्म के मिसाइल्स या दिफा की चीज़ों को तो सरेंडर नहीं करेगी। और बाय द वे देखें, बात ये है कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये वाशिंगटन पोस्ट ने भी लगाया कि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो बुनियादी तौर के ऊपर इस जंग को रोकने के लिए हो रहे थे। ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो टाइम गेन कर रही थी, अपनी-अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर रही थी, और ये काम होना ही था। जिस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो इज़राइल ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ था उसका, तो उसके लिए उन्होंने अमेरिका को भी इस्तेमाल किया, और अमेरिका ने उसके अंदर जो है वो ये पूरा जो है वो सिनेरियो किया। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। मिडल ईस्ट के लिए खास तौर के ऊपर जो है ये बड़ा एक हैरानकुन चीज़ थी। ये एक अलग डिबेट है कि उनके जो अटैक्स हैं उनसे अभी तक नुकसान कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके का रिएक्शन आया कि आपने दुबई को अटैक कर दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। सऊदी अरेबिया को अटैक कर दिया आपने, बहरीन को कर दिया, कतर को कर दिया। अब मिसाल मतलब ये वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, खास तौर पे दुबई और यूएई की जितनी भी जगहें हैं, जिसको दुनिया के अंदर सेफेस्ट प्लेस कहा जाता है, और मतलब अरबों रुपए की, खरबों रुपए की दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। और वो इसी वजह से है कि जी ये सेफेस्ट प्लेसेस हैं, कवैत भी इसी तरीके से है। सो अगर ईरान को आपने इस तरीके से, यानी कि ईरान इस तरीके का रिएक्शन देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और इस वक़्त भी जो है वो अटैक्स जारी हैं, इज़राइल के ऊपर अटैक्स जारी हैं, हाइफा के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर, और फिर आपने मल्टी फ्रंट जो है वो वॉर खोल दी कि लेबनान और इराक के ऊपर से भी जो है वो हिज़्बुल्लाह भी जो है वो अटैक कर रही है। रात को हिज़्बुल्लाह ने भी अटैक किया। तो ये मतलब आप किधर जाएँगे और किस तरीके से, मतलब अमेरिका तो बैठा हुआ है 7 समुंदर पार। मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनको आप कैसे टैकल करेंगे, और जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, तो ये तो खाना जंगी वाली सूरत-ए-हाल है। बाकी जहाँ तक आपने पाकिस्तान की बात की, तो यकीनन पाकिस्तान का तकरीबन 950 किलोमीटर की का बॉर्डर है ईरान के साथ, बलूचिस्तान का। तो वो इफ़ेक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वहाँ पर कोई भी इस तरीके का जो मकसद है वो पूरा होता है, जो कि इज़राइल बताता है या करना चाह रहा है, रिजीम चेंज, और वो रज़ा पहलवी को लेके आना चाह रहे हैं, तो यकीनन वो इज़राइल की प्रॉक्सी की सूरत होगी वहाँ पर। लेकिन उसके अंदर बहरहाल वो एक असम्पशन के ऊपर बात है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। रिजीम चेंज इतना आसान मामला नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग भी कन्फ्यूज़ थे इस मामले को लेके कि
जो अली खामनेई साहब हैं, वो उनकी जो रिट है या उनके हवाले से जो वहाँ की अवाम है वो क्या सोचती है। और मुख्तलिफ वीडियोस भी सामने आती थी कि यार 400 500 या 300 400 बंदा निकला है और वो इस रिजीम के खिलाफ है और वो जश्न मना रहा है। लेकिन जब अली खामनेई साहब को टारगेट किया गया है तो जो तादाद बाहर निकली है वो हमारी आंखें खोलने के लिए आई थिंक काफी है कि यार मेजोरिटी इज अथॉरिटी के ऊपर अगर आपने जमहूरी असूलों के मुताबिक और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक चलना है तो मेजोरिटी इज अथॉरिटी सर। वहां पर अगर मिसाल के तौर पे 2000 बंदा 10,000 बंदा जो है वो रिजीम के खिलाफ निकल रहा है तो सर 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख बंदा जो है वो हक में निकल रहा है। आप किस तरीके से जो है ये कह रहे हैं कि हम अवामी उमंगों के मुताबिक वहां पे रिजीम लाएंगे। अवामी उमंगे तो हमें नजर आ गई, वो मुझे और आपको पसंद हो या ना हो। मैं खुद बड़ा ब्लंटली इस हवाले से जो है वो क्रिटिक रहा हूँ इसका जो ये ईरानी रिजीम है, जो उनके जो असूल हैं खवातीन को लेके, तालीम को लेके और दीगर मामलात को लेके वो रिजिड किस्म के हैं। मैं खुद उसके खिलाफ रहा हूँ। लेकिन द पॉइंट इज कि वहां की आवाम अगर उसको मान रही है लाखों की तादाद के अंदर तो हाउ कैन लाइक मैं यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान में बैठ के हुआ है उनके मतलब मैं ये कहूँ कि जी नहीं वहां रिजीम चेंज होनी चाहिए। और इसी तरीके से कौन अमेरिका है कौन इसराइल है कोई भी वो किस तरीके से करवा सकता है। तो ये आई थिंक हमें समझना चाहिए कि वहां की आवाम क्या चाहती है। सो बहरहाल इसका इम्पैक्ट अब क्या होगा मुझे अगर आप पूछेंगे कि तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि मुझे तो ये जंग फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आती है। इसका दायरा कार वसी होगा और अगर ये ईरान के ऊपर इस लेवल के ऊपर जो है वो कोई ना कोई खतरा मंडलाया तो फिर मे बी आपको इस रीजन के जो ममालिक है उनको भी इसके अंदर कूदना पड़े। बट लेट्स सी कि किसी भी अजम्पशन के ऊपर ऐसी वॉर सिचुएशन के अंदर बात करना जो है वो बेवकूफ़ी होगी कि हम ये करेंगे या वो करेंगे। तो आई थिंक लेट्स सी और वॉच वाला मामला है। तो बहरहाल कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि मुझे ये फिलहाल जंग इतनी जल्दी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसे ही है। रोहित शर्मा सर की जानिब बढ़ते हैं। रोहित सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस जंग को लेकर? क्योंकि दिन ब दिन हालात जो है वो बदतर से भी बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि हर जगह जो है वो हंगामी सूरत हाल ही है। इवन पाकिस्तान में भी देखा जाए तो पाकिस्तान में भी हंगामी सूरत हाल है और आपकी कश्मीर वाली साइड पे भी जो हमने देखा कि प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ईरान के हक में, और उसके साथ साथ वहाँ पर इंटरनेट शट डाउन किया गया है। सर, इस पर भी क्या कहेंगे? इवन कि पाकिस्तान में यानी कि कोई किस कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जिसको भी यानी कि जिसका जो दिल कर रहा है वो उठकर जो है वो कर रहा है, और वो उस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। यानी कि जिसका जो दिल कर रहा है ना वो कर रहा है, और किसी को कभी एयरपोर्ट तबाह किए जा रहे हैं, और अभी हमने कुवैत में भी देखा था कि उन्होंने जट्स को जो है वो गिराया है, और ये भी सारी चीज़ देखी। फिर एयरपोर्ट्स पे जो हमले किए वो भी देखे, वो भी देखे हैं। क्या कहेंगे? और उसके साथ साथ जियो चैनल जो है वो भी हैक किया गया। ये भी इस पर भी आप रोशनी डालिएगा। उसके बाद आज मैं न्यूज़ देख रही थी पाकिस्तानी मीडिया, जिस पर ये कहा जा रहा है कि एबीपी आपकी कोई न्यूज़ चैनल है जिसको हमने भी रिटेलिएशन करके जो है हैक किया है, जिस पर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो है वो अचीवमेंट की चीज़ें चल रही थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ हमारे सामने आ रही है। क्या कहेंगे रोहित सर? राइट, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा ये एक साइमल कास्ट है, और साइमल कास्ट मतलब साइमल्टेनियस टेलीकास्ट। ये आप बहुत सारे चैनल्स पे इकट्ठा देख सकते हैं। 479 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। ये जो चैनल्स हैं जिन पे आप ये देख पा रहे हैं, रिपाहा इमरान रिएक्शन, इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा, फिक्सड बात विद रोहित शर्मा, बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव एंड रिपाहा इमरान चैनल, सब पर इकट्ठा देख पा रहे हैं। हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। मैं बात कर रहा था रिबाहा जी एक चीज कि हम देख रहे हैं कि एक कंट्री अकेला है, वन कंट्री इज अलोन, और वो अकेला कंट्री जो है वो 7-8 कंट्री से लड़ रहा है। उसे पता था कि मैं 7-8 से लड़ूंगा, और उस 7-8 से लड़ने के बाद भी उसने अपना एक गेम खेला। उसने प्लानिंग के साथ अमेरिका के और इसराइल के दोनों के पसीने छुड़वा दिए। मैं कोई ईरान का सपोर्टर नहीं हूं ना, मैं सीधी बात है, जो जो मेरे पॉडकास्ट देखते हैं वो है वॉर शुरू होने के अगर 24 घंटे बाद अगर एक कंट्री को और बुलाया जाता है कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आई, इसका मतलब वो अब घबरा, और उन्होंने भी ऐसा रिएक्शन नहीं सोचा। ये बड़ी चीज है, और ये वॉर एक लंबी होती दिख रही है। इसके साथ साथ अमेरिका ने सऊदी अरेबिया का जो स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका सिर्फ इसराइल को बचा रहा है, हमें नहीं बचा रहा है, ये भी एक स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। गल्फ में यूएई की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है। यूएई को अपना स्टॉक मार्केट बंद करना पड़ा 2 दिन के लिए।
अगर वो स्टॉक मार्केट चल रहा होता तो आज वो कोलैप्स करता, नोज डाइव करता टू बी प्रिसाइज। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट भी 1000 पॉइंट नीचे गिरा है। तेल की कीमत जो $69 चल रही थी वो उठ करके 77 $78, वो 80 भी टच किया उसने आज। तो ये वो है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज से अगर तेल नहीं निकला तो फिर क्या होगा? फिर रशिया से तेल खरीदना पड़ेगा, इंडिया को तो खासतौर से, और बहुत सारे कंट्रीज को। और इंडिया से फिर वही काम शुरू हो जाएगा कि इंडिया से रिफाइन होकर तेल दूसरे कंट्रीज में जाएगा। ये हम देख रहे हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है अपनी, और उसको पता है कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में ही फायदा भी है। तो हम, हो सकता है कि हम एक फिर से क्रूड सप्लायर बन जाए, बड़े क्रूड मतलब रिफाइंड पेट्रोल सप्लायर बन जाए फिर से। और एक चीज और कि ये वॉर जितनी लंबी चलेगी उतना ज्यादा डैमेज होगा, अमेरिका को ज्यादा और ईरान को तो होना ही, नो डाउट। ईरान तो रिसीविंग एंड पे। आज हमने देखा कि अमेरिका के 3 प्लेन गिरे कुवैत में, बोला फ्रेंडली फायर में गिर गए। फ्रेंडली फायर में कैसे गिरते हैं भाई? तुम्हें पता नहीं था? कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन था। द फैक्ट इज कि फ्रेंडली फायर में नहीं गिरेगी, ये गिराए ही दूसरे कंट्री ने है, ईरान ने है। और हमारे पास अभी और जो खबर आई है कि ईरान के भी 3 प्लेन या 2 प्लेन गिरा दिए गए हैं यूएई में। तो ये अभी सिचुएशन है, और ईरान कहीं पे बच करता नहीं दिख रहा है। ईरान बहुत स्ट्रांगली इस वॉर को लड़ रहा है, इसके बैक्ड बाय चाइना, बैक्ड बाय रशिया। और चाइना और रशिया पक्का चाहेंगे कि ये वॉर लंबी खींचे, ताकि अमेरिका इस वॉर में फंसा रहे, उसके रिसोर्सेस ट्रेन हो, जैसे कि यूक्रेन वॉर में रशिया के रिसोर्सेस ट्रेन हो रहे हैं। एक लंबी वॉर मैं भी देख रहा हूँ उसमें। अब आगे डॉक्टर साहब भी बताएंगे। डॉक्टर साहब के यहाँ से एक लंबा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल अफेयर्स को देखने का। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब के जाने से पहले मैं व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चैनल को, इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा और सबके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यूके में बैठकर इस पूरे लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? ईरान में जो इज़राइल है, अमेरिका है, कौन सही है? और ये जो हंगामी सूरत हाल है, क्या इस पे काबू पाया जा सकता है? क्या कहेंगे? कौन सही है तो एक बड़ी जजमेंटल स्टेटमेंट बन जाती है कि मैं कहूँ ईरान सही है या अमेरिका सही है। लेकिन मैं समझता हूँ आपका सवाल जो है वो बेसिकली बड़ा ही, उसने मुझे एकदम कर दिया, ऑन स्पॉटलाइट मेरे पे आपने डाल दी है। लेकिन बात ये है कि अगर आप देखें तो जब शाह ईरान के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी ना, और 1979 में, राइट, उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। और वो ज़माना ऐसा था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अभी फांसी हुई नहीं थी, लेकिन केस उनका चल रहा था। और इधर ये मसला हो गया कि अफ़गानिस्तान में शोर इनकलाब आ गया, और वहाँ नूर मोहम्मद तरक्की की क़यादत में कम्युनिस्ट आ गए। और फिर जो है वो उधर रूसी फ़ौजें आने लग गईं, और ये पूरा एक माहौल था जिस माहौल में शाह ईरान को हटाया गया। किसने हटाया? अवाम ने हटाया, लेकिन अमेरिकन्स ने हटाया। और अमेरिकन्स ने इसलिए हटाया कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है ना कोशिश कर रहा था कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चले, और इस इलाके में वेस्ट एशिया के अंदर वो अपना एक मतलब है वेस्ट एशिया का लीडर बन के वो आना चाह रहा था। उसको हटवा दिया। और इतनी कामयाब तहरीक कैसे चली? क्योंकि अमेरिकन सीआईए ने ईरान की जो मस्जिदें हैं, इस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइज किया पब्लिक को, मोबिलाइज किया पब्लिक को। और फिर इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब आखिरी वक्त आया तो फिर आयतुल्लाह खुमैनी को फ्रांस से जहाज में बिठा के उनकी पूरी मुल्लाओं की टीम के साथ ईरान उतारा गया। तो अगर तो ये इतने ही खिलाफ थे शिया इस्लाम के या इस्लाम के, तो फिर एक इन्होंने सेकुलर हुकूमत का खात्मा करके मुल्लाओं को क्यों वहां पर पहुंचने दिया? ना पहुंचने देते, यहाँ रखते हैं उनको एग्जाइल में ही। वहां पे हुकूमत जो है वो बन जाती, कोई ना कोई हुकूमत। शाह तो चला गया था 2-3 दिन पहले वहां से। तो पहली बात ये, इनको लाने वाले भी यही हैं। और इन्होंने भी आके
आपको याद होगा कि जब अमेरिका के सफारत खाने पे अटैक हुआ और वहां यरगमाल उन्होंने बनाए, उस वक्त इलेक्शन होने वाले थे। जिमी कार्टर ने कोशिश की कि वो उनको रेस्क्यू कराए, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर गिर गए और वो मिशन नाकाम हो गया। और उसके बाद रेगन ने जो इलेक्शन लड़ा वो इस बात पे लड़ा था कि मुझे आप लाएं, मैं लेके आऊंगा ये अमेरिकन को जो होस्टेजेस हैं इनको। और उसने पैगाम भेजा, आप गूगल करके चेक कर लें, ये डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं। उसने ईरानियन रजीम को पैगाम भेजा कि आप हमारे इलेक्शन रिजल्ट आने तक इनको वहीं रखें। और 30,000 के 3 मिलियन, वो हिंसे का मुझे अभी कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं सुबह से बैठा हूं, डॉलर्स दिए उनको, ईरान को। तो ये सारी जो गेम होती है ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं होती जैसे दिख रही होती है, इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। ये ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जो उसका एक बाय प्रोडक्ट हुआ, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, वो ये है कि पहले दो पावर्स थी, रूस और अमेरिका था या चाइना था किसी हद तक। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने रीजनल पावर्स भी पैदा कर दी हैं, क्योंकि सरमाए की जो मूवमेंट है और लेबर की मूवमेंट, उसको छूट मिल गई थी। तो ईरानी सरमाया जो है वो लिबनान में भी इन्वेस्ट हुआ, पाकिस्तानी सरमाया बांग्लादेश में इन्वेस्ट हुआ। यानी इस तरीके से करके ये छोटे छोटे साम्राज्य जो है ना, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज बने। और फिर इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये इतने ताकतवर नहीं थे, इनको फिर चूज करने पड़े ब्लॉक्स, कि रशियन ब्लॉक के साथ जुड़े या अमेरिकन ब्लॉक के साथ जुड़े। और चाइना भी ऊपर आ रहा था तो चाइना के साथ जुड़े। और पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ जुड़ गया, और ईरान जो है वो रूस के साथ जुड़ गया। तो ये इस तरह से ये कैंप्स है। अब उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं रीजनल, कि रूस का वेस्टेड इंटरेस्ट है खलीज फारस, रूस का वेस्टेड इंटरेस्ट है बहरा हिंद, राइट। इसी तरह चाइना का इंटरेस्ट है खलीज फारस, सेंट्रल एशिया, चाबहार, ग्वादर। इसी तरह अमेरिका का इंटरेस्ट है। अब ये वो बड़े इंटरेस्ट के जो लोग बैठे हैं, वो खुद तो नहीं आके लड़ते, वो लड़वाते हैं। आज ईरान के ऊपर जो अमेरिका का हमला हुआ है, इसकी तैयारी में ये जितने मुल्क हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये तमाम मुल्क जो है ये शामिल हैं उसमें। ये सहूलतकार हैं अमेरिका के, क्योंकि ये उस कैंप के साथ है। अब ईरान जो है वो नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान वगैरह, ये एक अलहदा कैंप है। लड़ाई हो रही है खलीज फारस के कंट्रोल की, लड़ाई हो रही है सेंट्रल एशिया का रूट कंट्रोल करने की। इसी तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है, वो लड़ाई भी अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया, और अफगानिस्तान के जरिए दूसरी तरफ से जो है वो कराची और कासिम पोर्ट और ग्वादर। समझे कि नहीं? ये अब इसमें ये लड़ाइयों में ज्यादा लोगों की नजर इससे नीचे होती है। वो ये देखते हैं पाकिस्तान ने इतने जहाज गिरा दिया, अफगानिस्तान घुस गया पाकिस्तान में, ईरान ने 3 जहाज का। मसला ये नहीं है, मसला बहुत बड़ा है। और वो मसला ये है कि हमारे माशरों में, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, हमारे माशरों के अंदर हकीकी जमहूरियत ना होने की वजह से ऐसी सरकारें नहीं बन पाती जो कि एक ताकतवर माशी बुनियाद कायम कर सकें अपने समाज में, जिसका फायदा उस पूरे समाज को, जिसकी 4 चीजें हैं। नंबर 1 है वसी पैमाने पे सनतकारी, उसके नतीजे में वसी पैमाने पे बेरोजगारी का खात्मा। तीसरी चीज है उसमें कि रियासत, तीसरी चीज है कौमी सवाल को हल करना, यानी कौमी हुकूक देने, चाहे वो मुआशी हो, जमीनी हो, सियासी हो। और चौथी चीज है सेकुलर, यानी मजहब को रियासत से अलहदा करना। लिहाजा आपके यहाँ खिचड़ी बनी हुई है। आपके यहाँ मौलवी का बयान जो है वो पार्लियामेंट के बयान से ज्यादा, पार्लियामेंट के फैसले से ज्यादा ताकत रखता है।
यही हाल बांग्लादेश का है। बेशक हसीना वाजिद ने जो मर्जी किया है, उसकी हुकूमत थी या नहीं थी, लेकिन वहां ये बुनियादी काम नहीं हुए। सिर्फ एक गारमेंट इंडस्ट्री के नाम पर जो है वो रियासतें नहीं चलती। तो मैं इस जंग में, अब आपने पूछ ही लिया है, तो मैं ये समझता हूं कि ईरान बहुत मारेगा। और ईरान ने जो जिन मुल्कों पे हमला किया है, ये वो मुल्क है जहां पे अमेरिकन बेसिस हैं, वो इसलिए हमला किया है। और पाकिस्तान पे भी हमला हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ईरान पाकिस्तान पे भी हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। और यहां से जहाज उड़ रहे हैं और जा रहे हैं, रिफ्यूलिंग हो रही है पाकिस्तान में ईरान के खिलाफ जहाजों की। मैं आपको बताऊं कि कल इसका इतना बड़ा रिएक्शन आया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, इससे गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे से है। तो जो पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान है, जिस पर पाकिस्तान ने सन 1947 से नाजायज कब्जा किया हुआ है, वहां पे हमारे लोगों ने जब जुलूस निकाले, मुजाहरे किए, तो फायरिंग हुई है। और उस फायरिंग के नतीजे में पुलिस ने हमारे 10 लोग शहीद किए हैं, सॉरी 5 शहीद किए हैं, और 10 से ज्यादा जख्मी किए हैं। और 2 दिन कर्फ्यू लगा दिया गिलगित में और स्कर्दू में। कराची में 10 से ज्यादा मरे हैं, वो तो अमेरिकन मरीन्स ने मारे हैं, ये तो हम आपके पुलिस ने मारे। तो ये अब एक रीजनल सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। शिया सुन्नी, शिया रियासतें तो एक ही है, लेकिन जो इन सुन्नी रियासतों के अंदर जो शिया हैं, कम्युनिटीज हैं, ये अब उन रियासतों की हिपोक्रेसी के खिलाफ बगावत पर उतर आई हैं जो सुन्नी रियासतें हैं। तो मेरा छोटा सा ये एक है। बाकी आजम आजम भट्ट साहब ने जो तजिया किया है, उससे भी मैं सहमत हूँ। उसको भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। और रोहित शर्मा जो है वो तो है ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अज़ीम भाई की जानिब बढ़ेंगे। अज़ीम भाई, आपने देखा कि पाकिस्तान में भी महँगाई इस वॉर की वज़ह से बढ़ गई है, ठीक है? हमने पेट्रोल देखा और भी बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है। और यकीनन ये सिर्फ़ पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल नहीं है, बल्कि हमने ये जो जितनी भी कंट्रीज़ इसके ज़द में आई हैं, उन सब में महँगाई बढ़ती हुई देखी है। क्या आपको लगता है इसका हल निकल आएगा? दूसरे नंबर पे ये प्रॉक्सी वॉर, हर जगह जहाँ पे भी वॉर आती है, तो अब जो है वो प्रॉक्सी वॉर सबसे पहले जो है वो आगे आती है। इसकी मिसाल ऐसे है, हमने देखा कि पाकिस्तान का जियो न्यूज़ एकदम से 24 आवर्स के लिए जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया। और जो न्यूज़ दी गई उसका वो, मतलब आज मैं न्यूज़ क्लिप देख रही थी कि उन्होंने ये कहा है कि सब जियो न्यूज़ का कोई ताल्लुक नहीं है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और उसके साथ ही आज हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जो है इंडिया का कोई चैनल है, उसको हैक किया गया, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब की जो है वो तस्वीर और उसके साथ-साथ उनके अचीवमेंट्स को वहाँ पर दिखाया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये एक तो वॉर चल ही रही है, ऊपर से मुझे लगता है ये वॉर दूसरी डिजिटल वॉर मुझे लगता है उसमें तब्दील हो गई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कोई हल निकल सकेगा? नहीं देखिए, जो बात आपने की है ना इकोनॉमी की, वो तो बिल्कुल बड़ी सादी-सी बात है कि दुनिया में कहीं पे भी जब इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा होती है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी सफ़र करती है। और ईरान को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि ईरान की इकोनॉमी वैसे ही मतलब जो है वो किसी खाते में नहीं है, वो तो अपने हैंड टू माउथ वाला सीन लेके चल रहे हैं। उनके पास सिवाय तेल के नहीं है कोई ख़ास चीज़। उनके ऊपर सैंक्शंस भी मौजूद थी, उनके ऊपर पाबंदियाँ थी, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर रहे थे। तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये डॉक्टर अमजद अयूब साहब ने जो बात की ना, वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि ईरान को प्रॉब्लम ही कोई नहीं है सर। आपने जिसको छेड़ा है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक उनके पास रहबरे मुअज़्ज़म थे, यानी कि उनके सुप्रीम लीडर थे, आपने उनको भी टारगेट कर दिया। एंड बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक़्त ईरान जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू मिडल ईस्ट के ऊपर हमले कर रहा है और इज़राइल के ऊपर हमले कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी भी शहीद ख़ामेनी साहब ही बना के गए हुए हैं। और चूँकि जो मेन क़यादत है उनकी इस वक़्त, उसका जो बिल्कुल नीचे लोअर क़यादत है, उससे राब्ता मुनक़ता है ईरान का। लेकिन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी वो दे के गए थे कि अगर ये सिचुएशन आती है कि हम में से किसी का भी राब्ता मुनक़ते हो जाता है और वॉर ज़ोन में हम चले जाते हैं, और मैं या कोई भी हमारा सीनियर जो है वो मतलब दुनिया से चला जाता है, तो इस स्ट्रैटेजी के तहत आपने हमले करने हैं और ये टारगेट्स हैं। ये स्ट्रैटेजी जो आज ईरान अपना रहा है, ये स्ट्रैटेजी अली ख़ामेनी साहब की ही दी हुई है, जो उन्होंने IRGF को दी और दीगर को दी। कि चूँकि अगर आप ख़ामेनी साहब की तारीख पढ़ेंगे, तो ही इज़ ऑल्सो अ कमांडर। वो अपनी यंग लीड के अंदर जो है, वो जब यंग थे,
तो वो कमांड करते रहे हैं, वो खुमैनी साहब के फ्रंट मैन रहे हैं, वो खुमैनी साहब के शागिर्द रहे हैं, और वो उस वक्त उनके राइट हैंड होते हुए बाकायदा लीड करते रहे हैं इनकलाब को। तो वो बहुत अच्छे से स्ट्रेटजीज को समझते थे। तो ये स्ट्रेटजी सारी वही चल रही है, एक चीज। दूसरा, जो इकोनॉमी की आप बात कर रही है ना, देखिए आबनाए हम्ज है, उनके पास वो आबनाए हम्ज का रास्ता है जो उन्होंने बंद किया। और जिस तरह रोहित साहब ने बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी कि देखें, आपको 2 दिनों में पता लग गया कि तेल ऑयल की प्राइसेस कहां से कहां चले गई हैं। और अभी इंडिपेंडेंट यूके ने एक खबर लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि $100 पर बैरल भी जो है ये प्राइस जा सकती है अगर ये बंद रही तो बिल्कुल। इकोनॉमी तो सफर करेगी। ये इकोनॉमी को आप इससे बिल्कुल नथी करके रखें कि ये मुमकिन ही नहीं है कि जब आप वॉर जोन में, और खास तौर पे मिडिल ईस्ट के साथ जिस तरीके से वो जो अमजद साहब बात कर रहे थे, जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं ना, उसके बाद आप इकोनॉमी से क्या मतलब करेंगे कि जहां पर दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर और यूएई के अंदर मौजूद है कि ये सेफेस्ट प्लेस है, वहां पर अगर अटैक हो इस तरह से जहां पर फॉरेनर्स इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, तो दुनिया की इकोनॉमी तो कोलैप्स करेगी। और बाय द वे, इस वक्त अगर आप देखें तो मंडे वाले दिन यानी आज के दिन जो है वो यूएस की अगर आप इकोनॉमी और उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उठा के देख लेंगे, वो किस हद तक उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है। और फिर ये जो सऊदीया वाली बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए आप मैंने जिस तरह बात की है वो बड़ी वन लाइनर सी बात है कि एक शख्स जिसके पास खोने को ही कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं इकोनॉमी के हिसाब से, खोने को कुछ नहीं है, आपके पास खोने को है भाई, वो आप पे अटैक करेगा, नुकसान आपका है, उसका तो आप शुरू से कर रहे हैं, उसका तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से आप नुकसान कर रहे हैं। वहां पे अटैक्स हो रहे हैं, उनके आपने सदर मारे, उनके प्रेसिडेंट्स को आपने जो है वो मारा, उनके यहाँ जो है वो टारगेटेड अटैक किए, उनके साइंटिस्ट को मारा, अब आपने उनका जो है वो सुप्रीम लीडर मार दिया। वो तो मरने के लिए ही बैठे हुए हैं, सही या गलत उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हाँ, वो एक ठीक बात, नजरिया सही अलग है, बात है। हाँ वो डिबेट अलग है कि वो ठीक है या गलत है, लेकिन फिलहाल उनकी थिंकिंग को समझे, उनकी थॉट को समझे कि वो कहां से सोच के जो है वो खेल रहे हैं और उनकी हम्म। स्ट्रेटेजी क्या है। सर उनके पास खोने को कुछ नहीं है, उन्होंने आपको मारना है। और ईरानियन कौम की भी पूरी हिस्ट्री है, हर कोई अपनी अपनी कौम से पहचाना जाता है, हर मिट्टी की एक हिस्ट्री होती है, उस मिट्टी का जो इम्पैक्ट होता है वो हर इंसान के खून में होता है। ईरानियन की आप हिस्ट्री गुज़िश्ता कई हजार साल की पढ़ लें, वो लोग सही गलत जो भी नजरिया उनका है वो अपने नजरिए के ऊपर मरने मारने के लिए तैयार होते हैं। उनके पास अगर एक तरफ उनका नजरिया है, दूसरी तरफ मौत है, तो वो मौत को ही प्रेफर करेंगे कि भाई हम नजरिया नहीं छोड़ेंगे, वो मौत ले लेंगे। तो ये उनकी एक हिस्ट्री है, हमें ये देखनी पड़ेगी। दूसरी, जो आप प्रॉक्सीज की बात कर रहे थे कि देखें इसके अंदर ना हमें अगेन ये बहुत एक वो मतलब क्रिटिकल सा सब्जेक्ट है कि यूएई ने जिस तरीके से प्रॉक्सीज को लॉन्च किया हुआ था ना लेबनान के अंदर, और आप देख लें हौसी जो थे वो, और फिर आपको याद होगा कि पिछले दिनों सऊदीया और अमारात के अंदर भी जो है वो एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ था इन्हीं प्रॉक्सीज को लेके। तो यूएई का किरदार यहाँ पर बहुत ही घिनौना था जो वो उसने अपनाया हुआ था। और यूएई के साथ ना सिर्फ ईरान बल्कि दीगर मुमालिक के भी जाती किस्म के क्लैशेस मौजूद हैं इसी बुनियाद के ऊपर। और वो समझते हैं कि हम शाह हैं, हम बादशाह हैं, और हम जो है वो शेख हैं, और हमारे पास पैसा है। वो सारे अब फरार हुए हैं वहां से, भाई आपकी वो तमाम चीजें निकल रही हैं। तो यूएई का जो प्रॉक्सीज का किरदार था वो बड़ा खतरनाक और बड़ा बुरा था। तो अब वो सारा जो वो निकल रहा है, प्रॉक्सीज होंगी, और बाकी वो जो आप बात करेंगे साइबर वाली, यकीनन वो हुई है, लेकिन उसको पता नहीं किस पेराहे में हम ये लेके आएंगे, मैं अभी फिलहाल उसको नहीं देखूंगा कि जियो, और बाय द वे जियो 24 घंटे के लिए नहीं ब्लॉक हुआ था, वो चंद मिनट्स के लिए हुआ था, उसके बाद उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दी थी। और यकीनन एबीपी बहुत बड़ा चैनल है भारत का, वो मतलब ये रोहित भाई भी समझते हैं, और वो अमजद अयूब मिर्जा साहब भी। तो एबीपी को बिल्कुल किया गया, उनके जो यूट्यूब चैनल है उधर भी वो चीजें चली। बाय द वे मैं समझता हूँ कि इतनी बड़े वॉर के बीच में हमें अपने ये जो है ना वो छोटी छोटी इश्यूज को नहीं लेके आना चाहिए। ये साइबर वॉर पता नहीं कहाँ से हमारे वालों को भी कहा क्या हुआ, और उधर वालों को भी क्या हुआ, क्या उन्होंने किया। बाय द वे, जो मेन क्रिटिकल इशू है वो इस वक्त बिल्कुल भी मजाक वाला नहीं है, और वो है मिडल ईस्ट का। और अमजद साहब ने तो बड़ी डिटेल में आपको बता दिया कि बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ पर दो पावर्स की लड़ाई है कि भाई आपने मिडल ईस्ट के अंदर हेजेमनी किसने कायम करनी है। और अगर आप माजी की तारीख देखेंगे तो पहले आप देखते थे कि दो पावर्स होती थी, यूएसएसआर थी और अमेरिका थी। फिर आपने वन पावर जो है वो आप लेके आगे कि आप अकेला जो है वो सुपर पावर का स्टेटस आ गया। अब दोबारा जो है वो दुनिया मल्टी पावर्स की तरफ जो है वो डिवीजन की तरफ जा रही है कि आपको देखना पड़ेगा कि हर खित्ते की अपनी अपनी पावर है। आप किसी को हेजेमनी के तौर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है सात समुद्र पार और वो कंट्रोल कर रहा है, वो चीजें अब जो है वो डायल्यूट हो रही हैं, और पावर जो है वो डायल्यूट हो रही है। हर खित्ते ने अपना अपना जो है वो स्ट्रक्चर रीबिल्ड कर रहा है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं।
तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं आने वाले वक्त के अंदर। और जैसा रोहित साहब ने बात की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि चाइना और रशिया कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाईजान अमेरिका का तसल्लुत जो है वो इस हद तक बढ़ जाए या इसराइल का इस हद तक बढ़ जाए कि वो ईरान पे आगे काबिज हो जाए। तो वो प्रॉपर सपोर्ट मौजूद होगी, वो ऑन ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं या नहीं आते हैं, बट मुकम्मल सपोर्ट जो है वो ईरान को ये हमारे इस खित्ते की बड़ी पावर्स की मौजूद होंगी। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे सुखोई जो है उनको गिराया है। अब ये सुखोई आप ये देखिए कि ये जितनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज और वो नई चीजें हैं ईरान के पास, आपको क्या लगता है ये ओवरनाइट ईरान ने बना ली है? यकीनन ईरान के पास अपनी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। और मैं आपको बताऊं कि एक अंदाजे के मुताबिक ईरान के अंदर 25 से ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज हैं जो कि मुकम्मल सिटीज जो हैं वो मिसाइल्स और ड्रोन्स की हैं, और इतने ज्यादा लॉन्चिंग पैड्स हैं ईरान के पास। तो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर तो हमें शक नहीं है, लेकिन ये जो जिस तरीके के वेपन्स दिए जा रहे हैं, सुपर सोनिक या जो ये क्या हाइपरसोनिक कह लें और बैलिस्टिक कह लें, तो इसके अंदर चाइना और रशिया की बाकायदा इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। और फिर यहाँ तक कि कल तो ये भी चल रही थी लाइक मैं उसको कोई वो नहीं कहूंगा कि कंफर्म थी, बट ये कि ये खबर चल रही थी कि जो बहरी बेरा है लिंकन अमेरिका के, उसकी लोकेशन भी चाइना से प्रोवाइड की गई है ईरान को कि यहाँ पे अटैक कीजिए। सो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, हम इसको बड़ा एक लाइटली ले नहीं सकते, और इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। अभी इस वॉर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, और मैं बाकी अपने दोनों पैनलिस्ट से एग्री करता हूं, और मैंने भी शुरू में यही बात की थी कि ये वॉर इतनी जल्दी रुकती हुई नजर नहीं आती है, ये कुछ ना किसी का सर लेके जाएगी। अब वो क्या सिचुएशन बनती है उसके ऊपर इफ एंड बट्स पे मैं बात नहीं करूंगा जब तक हकायक सामने नहीं आते। बिल्कुल, रोहित साहब की जानब अजीम भाई से मैं जी। पूछना चाहूंगा, अजीम भाई पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? आजम पाकिस्तान में आजम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आजिम भाई, ये अजीम भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ ईरान, अजीम है और आजम है। पाकिस्तान बहुत की गवर्नमेंट जो है वो इन फेवर ऑफ अमेरिका दिख रही है, कहीं क्लैश तो नहीं दिख रहा है? और देखिए ग्राउंड अजीम भाई मेरा भी जी एक सवाल है, क्या जैसे अमजद सर ने भी कहा है कि हो सकता है ईरान पाकिस्तान पर भी हमला करे जस्ट बिकॉज हमारी जो पॉलिसी है वो प्रो अमेरिका है, और हम यानी कि अब तो दो तरफा ही बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए वो जो डॉक्टर साहब ने बात की थी मिर्जा साहब ने, वो यकीनन उनकी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ये ऐसा नहीं समझता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो है वो पाकिस्तान का जब स्टैंड सामने आया ईरान के ऊपर हमले के ऊपर, वो तमाम मीडिया ने भी नशर किया, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएन के अंदर भी जो स्टेटमेंट आई, उसके बाद ईरान ने बाकायदा ऑफिशियली पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सो आई थिंक अभी इतना क्लैश पाकिस्तान और ईरान में नहीं आया कि या इस हद तक सूरत बने। हाँ, अब मुस्तकबिल में क्या होता है मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे रिसेंट सिनेरियो में ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि ईरान के साथ, और बाय द वे ईरान के ऊपर जब कल सुबह सबसे पहला हमला किया गया था, तो उनके जो इराकी साहब हैं वजीर दिफा खारजा, वजीर खारजा जो है, उन्होंने सबसे पहले फोन जो है वो हमें किया था यहाँ पर इसहाक डार साहब को, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। उनकी कॉल हमें आ रही थी कि, और फिर तबादला ख्याल हुआ, और उसी वक्त हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई कि ये बिला जवाज हमला है और ईरान की सॉवरेनिटी पे हमला है। दूसरी तरफ ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हाँ, हमारी इस वक्त जो है वो ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ आके अभी 3-4 घंटे पहले इसहाक डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों के साथ राब्ते में हैं, और दोनों को ये कह रहे हैं कि आप ओमान में बैठें और मामलात को हल करें। सो आई थिंक ईरान का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है वो ट्रस्ट है। सो मैं फिलहाल ऐसा नहीं समझता, ये मेरी जाती राय है कि ईरान फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह की चीज करेगा। ईरान का बड़ा ट्रस्ट है हमारे ऊपर, और ईरान अगर वॉर के ड्यूरिंग वॉर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट, तो आई थिंक ये अभी थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा कहना कि वो हमले जैसी सूरत हाल बन जाएगी। बाकी जो रोहित भाई ने बात की मैं उसका जवाब दे देता हूँ। रोहित भाई यकीनन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है अहले तशय्युअ मकतब फिक्र की, वो उनके सेंटिमेंट बहुत हाई हैं, और वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बाय द वे वो नहीं कर रही थी एहतजाज, वो एहतजाज कर रहे थे यूएस के खिलाफ, क्योंकि वो एम्बेसी के बाहर गए थे दोनों जगह पे, तो और एम्बेसी को वो जो है वो करना चाह रहे थे, एम्बेसी को जलाना चाहते हैं, वट जो भी एहतजाज उनका तरीकेकार था वो गलत था। तो लेकिन वो उनका सेंटिमेंट जितना भी है वो सारा ईरान के ये अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फिगर है अहले तशय्युअ का, वो दो नाम है, एक शहनशाह हुसैन नकवी साहब है, और दूसरे जो है वो अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, और तीसरे अगर आपने लेने हैं तो वो हमारे यहाँ लाहौर के अंदर जो है वो होते हैं आगा जवाद नकवी साहब। ठीक है, तो ये तीन बहुत बड़े नाम है, और यही बेसिकली तमाम अहले तशय्युअ को
कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमाम की हैसियत या जो उनके लीडर की हैसियत रखते हैं, तो उन तीनों ने आके बड़ी क्लियर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पुरअमन रहिए और पाकिस्तान के अलावा आप बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान का स्टैंड बड़ा क्लियर है। सो आई थिंक वो जो है वो जहां तक आपकी बात है पॉलिसी वाली, तो यकीनी तौर के ऊपर ये ना सिर्फ अहले तशय्युअ बल्कि आम लोग भी ये क्वेश्चन करते रहते हैं पाकिस्तान की जो है वो गवर्नमेंट से कि भाई पॉलिसी को क्लियर किया जाए, आया हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी अभी तक जो ऑफिशियली आती है वो ये कि हम न्यूट्रल ही रहेंगे और हम दोनों तरफ जो है वो, क्योंकि ये आके कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी इसहाक डार साहब ने कि हम अमेरिका के साथ भी राब्ते में है, ईरान के साथ भी राब्ते में है, और दोनों को ये कह रहे हैं कि आप जो है वो आके ओमान में बैठे। ओमान एक जगह है जहां पर ईरान भी अभी तक ट्रस्ट कर रहा है और ओमान जो है वो बैठने के लिए तैयार हो सकता है, बट ईरान इस वक्त जो है वो वॉर सिचुएशन में और वो मना कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि अली लारिजानी साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम किसी तौर पे भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वॉर है और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। सो अब सूरत हाल क्या बनती है ये देखने वाली होगी, लेकिन इंटरनल सूरत हाल के अंदर जो एम्बिग्युइटी है वो कहीं ना कहीं कायम रहती है, जिस तरह अफगानिस्तान वाली वॉर के अंदर भी थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर भी पाकिस्तान को क्वेश्चन कर रहा था कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, बैठ के बात करें। सो वो ग्रुप्स अपनी जगह मौजूद हैं, मैं उसे डिनाई नहीं करूंगा, बट पॉलिसी के हवाले से मेजोरिटी बड़ी क्लियर है। रोहित अच्छा, सर, ये बीइंग एन लेटेस्ट जो अभी आ रही है, वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी पुलिस के हाथों मरने वालों की तादाद जो है 25 हो चुकी है अब तक, और ये फ्रेंच जो है न्यूज़, ये उसकी है, AFP की खबर है, और 25 जो है वो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स के हाथों, और दर्जनों ये लिखा जा रहा है कि जख्मी हैं। प्रोटेस्ट अक्रॉस पाकिस्तान, और डेमोन्स्ट्रेटर्स ने एक पुलिस पोस्ट को भी आग लगा दी। ये कोई जगह है सुल्तानाबाद ब्रिज, ये जगह है, शहर का नाम मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी मिल जाता है, कराची में मेरा ख्याल है ये। इसी तरह और जगहों पे भी मुजाहरे हो रहे हैं, ये बढ़ेंगे मुजाहरे। और ये शिया उलमा क्या कह रहे हैं वो एक चीज़ है, और शिया कम्युनिटी की क्या फीलिंग है वो एक चीज़ है। हम जानते हैं कि उलमा चाहे शियाओं के हों चाहे सुन्नियों के हों, ये सब पाकिस्तानी फौज के सहूलतकार हैं। इनका काम होता है कि इन्होंने अपनी कम्युनिटियों को कंट्रोल करना है। तो पहला बयान ही इनका ये आता है कि हम पाकिस्तान के हक में हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, और फिर अगली बात ये करते हैं ताकि लोगों के अंदर जो भड़काऊ जज्बात होते हैं इस पाकिस्तानी रियासत के जुल्म की वजह से, उनको पहले तो साइड पे किया जाए, उस पे पहले तरौंका मारा जाए पानी का। तो जितना जुल्म पाकिस्तान में शियों के साथ हुआ है, मेरा ख्याल है अहमदी कम्युनिटी के बाद शियों का नंबर आता है, बल्कि कई चीज़ों में पहले है। मैं 19 जो है वो 70 से देख रहा हूँ मार्शल लॉ जब लगा ज़ियाउल हक का, उसके बाद से अब तक जो है वो इनकी विच हंट ख़त्म नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान के सेक्टेरियन वायलेंस जो करवाए गए थे वो इसी बुनियाद पे करवाए गए थे कि यहाँ पे जो शिया रेडिकलिज्म है उसको इस्तेमाल करके तो जो सिविल सोसाइटी की सिविल राइट्स मूवमेंट है उसको क्रश किया जाए। तो बड़े हथकंडे इस्तेमाल करते हैं ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये वो। इनका कोई दीन और मजहब नहीं होता रियासतों का, इनका दीन और मजहब जो है वो मफादात होते हैं। अब मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा साहब से एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो मैं करूं जी कि सर, ये जी जो सर। मैंने बात की है कि पाकिस्तान पे भी ईरान हमला कर सकता है मुस्तकबिल में, तो क्या माजी में हमले नहीं हुए? जरा बताएं रोहित साहब, आपके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से? बिल्कुल और किया है। अभी कुछ टाइम पहले ही किया था एक मिसाइल अटैक, लेकिन अभी उसके लिए पाकिस्तान को ट्रैक करना मेरे हिसाब से समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि वो अभी जितने आसपास कंट्रीज पे उसने हमला किया है उनके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जा सकते। अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान 6 लाख की आर्मी रखता है और ईरान भी 6 लाख की आर्मी रखता है, वो अभी पाकिस्तान को नहीं छोड़ता। क्योंकि आप देखिए इराक के पास बड़ी आर्मी नहीं है, सऊदी अरेबिया के पास नहीं है, 85,000 आर्मी कोई आर्मी होती है, यूएई के पास नहीं है, बहरीन के पास नहीं है, कतर के पास नहीं है, और पाकिस्तान में एक मैसिव सपोर्ट है लोगों में उसके लिए, तो वो उस सपोर्ट को बिगाड़ेगा नहीं। तो अभी तो मुझे नहीं देखता, कोई एक दो मिसाइल मार दे तो दूसरी बात है, अभी मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान को छेड़ने जा रहा है। वो अभी छेड़ेगा उन्हीं कंट्रीज को जिनके साथ
जो अमेरिका के साथ अलाइन करके उस पर हमला करा रहे हैं। दूसरी चीज चाइना फैक्टर, पाकिस्तान की भी चाइना से अच्छी बनती है और ईरान चाइना के बल पे लड़ता है, तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि इसमें पाकिस्तान पे हमला हो, तो पाकिस्तान सीम्स टू बी सेफ। अच्छा, अब हम अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं सवाल भी रोहित सर से ही करना चाहूँगी। रोहित सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वॉर है, और पाकिस्तान तो हमेशा यही कहता है कि इसके पीछे जो है वो सिर्फ़ इंडिया का हाथ है। क्या आप इस पर अपने ओपिनियन रखते हैं? देखिए, एक एक वॉर और चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस वॉर को आप देखो तो आज जो अफगान लोग हैं वो घुस गए, पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर घुसे हैं, फेंसिंग तोड़ के, वीडियो अवेलेबल है। और इससे पहले कल उन्होंने नूर खान एयरबेस पे हमला किया था। नूर खान एयरबेस से आज बहुत सारे प्लेन दूसरे प्लेसेस पे जाते हुए दिखे, फाइटर जेट्स भी और दूसरे बड़े प्लेन भी। वीडियो भी आया है नूर खान एयरबेस पे खुदाई होते हुए। ये सारी चीजें हम, तो वो जो कर रहा है वो अपनी इसकी अफगानिस्तान ईरान, अफगानिस्तान पाकिस्तान की आपस की लड़ाई है, और ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, पहले से चल रही है। इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं इसमें, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तान अभी उस तरफ फोकस ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम उस बॉर्डर पे फोकस करें। जब इतना बड़ा हमला हुआ था, डीजीएसपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, 50 से ज्यादा जगहों पे हमला किया था, तो रीइंफोर्समेंट जानी चाहिए थी। इतने दिन से कैसे लड़ाई चल रही? 6 लाख की आर्मी है, आपकी रीइंफोर्समेंट्स नहीं जा रही हैं, आपकी एयरफोर्स नहीं एक्टिव है, आपका क्या एक्टिव है? आपने कुछ 5 गौरी गजनी इतने सारे मिसाइल बना रखे हैं, ये 20 ही मारे होते तो कहीं ना कहीं चेंज हुआ होता। लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है उस साइड कुछ देखने का। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान बहुत सीरियसली उस तरफ लड़ रहा है। अगर लड़ रहा होता तो अफगानिस्तान की हिम्मत नहीं थी। 40,000 की आर्मी, 6 लाख की आर्मी का तो चैलेंज कर रही है हर घंटे पे। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। पाकिस्तानी आर्मी डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन दैट। उनको वो शायद तालिबान को बहुत लाइटली ले रहे हैं, और लाइटली लेना महंगा पड़ सकता है मेरे हिसाब से। अभी जो सिचुएशन है, मैं अभी की बताऊं तो अभी भी कई एरियाज पे हमले चल रहे हैं, फायरिंग चल रही है। कई एरियाज पे पाकिस्तानी आर्मी की चेक पोस्ट पे तबाह की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से क्या हो रहा है, मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं। डॉक्टर अमजद मिर्जा विल गिव मोर डॉक्टर डिटेल्स। साहब, आप क्या इस वॉर के हवाले से बात करेंगे? मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अफगानिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान की 6 लाख फौज से हो या अमेरिका की 10 लाख फौज से हो, अफगान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये भूल जाएं आप बात कि कोई अफगानिस्तान पे कब्जा कर सकता है या कोई अफगानों को शिकस्त दे सकता है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के घर में आके आप किसी को शिकस्त नहीं दे सकते। वो पहाड़ी इलाका है, उसका ट्रेन ही बेहतरीन उनका महाज है उनके लिए। पाकिस्तान ने जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरे पास जो फैक्ट्स हैं ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के अकॉर्डिंग, जो चीज़ें देखने को मिली हैं, उसमें ये है कि अफ़गानिस्तान में 435 जो है पर्सन्स को किल किया गया है, 630 जो है वो इंजर्ड हैं, और 188 चेक पोस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय की गई हैं। 31 पोस्ट जो है वो कैप्चर की गई है, और 188 टैंक जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। तो ये मेरे साथ सामने फैक्ट्स हैं, तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? मैं इनको वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अफगान गवर्नमेंट की तरफ से इनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, बल्कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के ISPR जो कि झूठ बोलने का मास्टर है, वो फैक्ट्री है बल्कि डिसइंफॉर्मेशन की, ये वहाँ से जारी किए गए हैं। इन्होंने जो मेरे पास जो शवाहिद हैं वो ये हैं कि इन्होंने मासूम बच्चों का कत्लेआम किया है वहाँ पे। इन्होंने लोगों के कच्चे मकानों के ऊपर बम फेंके हैं। कोई टेररिस्ट कैंप वहां पे ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने उड़ाया है। इन्होंने एक जगह बम मारा है, वहां पे एक ही फैमिली के 18 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें तादाद ज्यादा बच्चों की है। बात ये नहीं है कि इन्होंने कितने मारे और उन्होंने कितने मारे। ये गजब लिल हक कहने से हक नहीं हो जाता। इन्होंने ये नाम क्यों रखा है? ये नाम इसलिए रखा है कि ये खून नाहक बहाना चाहते हैं, और उसको कवर करने के लिए हक का नाम दिया है। पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की जंग में मैं अफगानिस्तान के साथ खड़ा हूं। मैं आज से नहीं खड़ा, मैं उस वक्त से खड़ा हूं अफगानिस्तान के साथ जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो है
वो जहाज शुरू किया था 1979 में, मैं उस वक्त से इनके साथ खड़ा हूं और मैं आज भी अफगानिस्तान के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान का जो आज बर्बादी हुई है और जो तबाही हुई है अफगानिस्तान में, उसका एक ही मुल्क जिम्मेदार है, और वो है पाकिस्तान। वो है पाकिस्तान। और इन्होंने वहां की सोसाइटी को तबाह किया, इन्होंने डॉलर कमाए, वहां से ये लेके आए मार्गरेट थैचर को, और उसने ये चूरन बेचा कि हम इब्राहिमिक रिलीजन के लोग, हम अहले किताब हैं। तो यहूदी भी तो अहले किताब हैं, उनके साथ से अलग क्यों नहीं इजराइल को मानते आप? इजराइल की रियासत जब आती है तो आप कहते हैं सेहूनी रियासत है। जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की मदद करनी होती है तो आप कहते हैं कि अहले किताब है। तो ये दोहरा म्यार है। पाकिस्तान को इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो इजराइल को तस्लीम करे, ये कहते हुए कि इजराइल अहले किताब है। समझ आई? सऊदी अरेबिया तो तैयार था, अभी 2023 सितंबर में उन्होंने साइन करने थे कि ये 24 में, कि ये जो है वो क्या उसे कहते हैं, अहले किताब हैं तो हम तस्लीम करते हैं। तो पहले तो ये आप क्लियर करें कि भाई अहले किताब का क्राइटेरिया क्या है? क्या तौरा में भी आप समझते हैं कि तब्दीली ले आई गई है तो आप तौरा को तस्लीम नहीं करते? क्योंकि जब जरूरत होती है तो बाइबल के मानने वालों को तो आप कहते हैं कि ये हमारे अहले किताब हैं, लेकिन बाइबल तब्दील हो गई है, तो फिर अहले किताब कैसे हो गए आपके साथ वो? उनको फिर आप कहें कि ये अहले जाली किताब है, नाउजुबिल्लाह। फिर आप ये ना कहें कि वो अहले किताब है। तो ये दोहरा म्यार है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है। और 1806 से जो ग्रेट गेम शुरू हुई, जार और फिर नेपोलियन और ये सारा गंद चलते चलते जो उधर से ये सेंट्रल एशिया से होते हुए जो रूस का गर्म पानियों तक आने की ख्वाहिश, और इधर से ब्रिटिश एम्पायर जो थी उसका इंडिया से जो है वो अफगानिस्तान को की जानिब से रोकने की कोशिश, रूस को ईरान और अफगानिस्तान से, ये सारी वो गेम है। और रूस का अफगानिस्तान में जब दाखिल हुआ तो मेरा ख्याल है ग्रेट गेम का वो पिनिकल था। और यही बात जो है वो वेस्ट को पसंद नहीं आई, कि बजाय इसके कि वो घुसते वहां, उनको तो मारे पड़ती रही, रूसी फौजें आ गई। बाद में जो हुआ वो सबको पता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं रूसी फौजों के आने के हक में हूं, मैं एक आपको जो सिचुएशन बता रहा हूं। अब बात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान में हो रही है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और बहुत ज्यादा तरक्की। पाकिस्तान के पास तो कुछ देने के लिए है नहीं अफगानिस्तान को, सिवाय असला देने के और प्रॉक्सीज बनाने के। तो इंडिया से उन्होंने बहुत सारी मदद ली है, अद्वियात में, मशीनरी में, बेशुमार कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। और ग्रोथ रेट आप चेक कर लें, इस वक्त भी अफगानिस्तान का ग्रोथ रेट 4% से ऊपर जा रहा है। अफगानी जो रुपया है उनका, जो अफगानी है, जो उनकी करेंसी है, वो पाकिस्तान से दुगनी स्ट्रांग है। और उसके अलावा हर सेंट्रल एशिया के मुल्क के साथ उन्होंने 5 अरब, 2 अरब ऐसे उन्होंने ट्रेड डील्स की हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तेहरान कह रहा हूँ, ये काबुल के अंदर जो है वो बहुत बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल शुरू किया है तालिबान गवर्नमेंट ने। 200 फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ इंडिया पूरे अफगानिस्तान में वो खोलेंगे ताकि खुद मैन्युफैक्चर करें वो। मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। अब ये पाकिस्तान चाहता है कि हर मुल्क में, खासतौर पर अफगानिस्तान में, इनकी चमचागिर रियासत हो, इनके चमचे बैठे हो वहां पे। ऐसा हो नहीं सकता। वो डेप्थ ऑफ फील्ड, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो, ये वो खत्म हो चुका है किस्सा। पाकिस्तान खुद खत्म हो रहा है। बलूचिस्तान में इनका पाकिस्तानी फौज मर रही है। आज 63 कहते हैं कि फौजी, कल या आज में खबर आई है कि बीएलएफ ने वहां मारे हैं। हम एक लड़ाई हुई है कैंप में उस पे। तो ये दे आर डाइंग। खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ है। इतनी इन्होंने वहां बमबारी सिविलियन घरों के ऊपर की है, मासूम बच्चे मारे हैं, प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारी हैं, शहीद किया है। तो आई मीन गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, कहीं पे भी पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान अच्छा। जिंदाबाद का नारा लगेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आज पीओजेके में या गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लगता, सिवाय उसके कि कोई मजहबी लोग हैं या कोई उनकी प्रॉक्सीज हैं जो वहां पे बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के।
उनको छोड़ के जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूं, जो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, जो सांप काट ले तो पीओजेके में, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, सांप काटे की वैक्सीन नहीं, कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं, हॉस्पिटल नहीं, सड़कें नहीं, तालीमी इदारे नहीं, नौकरियां नहीं, उनसे जाके पूछें। तो पाकिस्तान तो अंदर से टूट रहा है और अपनी हरकतों की वजह से। जी, मैं माफी अच्छा, चाहता हूँ अगर अजीम भट्ट साहब के मैंने जज्बात को बहुत थोड़ा सा सारे ठेस पहुंचाई। बहुत सारे यानी कि ऐसे बातें हैं जिससे मैं एग्री नहीं करती हूँ डॉक्टर साहब की। तो अजीम भाई की जाने पड़ेंगे। अजीम भाई, लास्ट सवाल है आपसे। जी। यकीनन आप डॉक्टर साहब को काउंटर भी करना चाहेंगे और मैं नहीं आप करना। इस वॉर अच्छा, की उनको लाई दे रही है कि आप काउंटर करें। वाह नहीं, रे आप वाह। चाहे ना काउंटर करें। नहीं नहीं, मैं हमने फैसला करके आए कि हमने आपके चैनल पर लड़ाई नहीं करनी। नहीं, 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 मैं लड़ाई करना भी नहीं चाहती हूँ, वाह, लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल बातें ये हो तो रही हैं। अंपायर ही मिला हुआ है भाई, अंपायर ही मिला हुआ नहीं, नहीं, है। नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है, एम्पायर नहीं मिला हुआ, मैं तो सिर्फ होस्ट हूँ और बाकी यहाँ पर हर कोई अपना ओपिनियन जो है वो बयान करता है और हाँ हर हाँ, किसी करता को है, फ्रीडम बिल्कुल ऑफ ठीक है। स्पीच है। हाँ जी जी जी। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैंने बिल्कुल कोई यानी नहीं, कि आप ऐसे, I'm trying to pull your leg, it's all right, don't worry, carry on जी अजीम भट्ट साहब। ओके अजीम भाई, क्या कहेंगे आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो क्रिटिकल कंडीशन है, कोई हल निकल सकेगा? देखिए, बात ये है कि बड़ा ना हम चूँकि इज़्ज़त व एहतराम के साथ ही हम डिफ़र मैं इस तरीके से करूँगा कि जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने अर्ज़ की ना कि आईएसपीआर की वो किसी भी स्टेटमेंट को दुरुस्त नहीं मानते हैं, बिकॉज़ वो समझते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। तो इसी तरीके से अब जो मिर्ज़ा साहब के क्लेम्स हैं कि हमने सिविलियंस को मारा या प्रेग्नेंट ख़वातीन को या व्हाटएवर जो भी है, मैं उससे डिफ़र कर लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये वाले फिगर्स दुरुस्त नहीं है। तो नहीं, लेट्स लेकिन वो तो सारा एग्री। सोशल मीडिया पे, हाँ, अखबारों में, हर जगह मौजूद है वो। अब मिर्ज़ा वो तो साहब एविडेंस वो है, नहीं, नहीं, फोटोग्राफिक मिर्ज़ा एविडेंस है। साहब मिर्ज़ा साहब देखें, सोशल मीडिया पे मौजूद होना तो हमारे वाले क्लेम्स भी है ना, सोशल मीडिया इज़ नॉट अ अथॉरिटी। सो बात ये है कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री कि आपके पास अपने हकाइक हैं, मेरे पास अपने हकाइक हैं एंड आई स्टिक ऑन दैट। अच्छा, जो लॉजिकल मैं एक बात कर देता हूँ, उससे शायद हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ जाए कि देखिए अगर पाकिस्तान अभी मैं बल्कि ये साथ-साथ पढ़ रहा हूँ, ये राउटर्स की मेरे पास खुली हुई है सर 4 घंटे पहले की खबर और उसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि अफ़गान डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने आज पाकिस्तान के टैंक्स को पक्तिका के अंदर निशाना बनाया। लेट्स लाइक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं इसको तस्लीम करता हूँ और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जी पाकिस्तान की फोर्सेस ऑलरेडी पक्तिका के अंदर मौजूद है, वो क्रॉस कर चुकी हैं। बॉर्डर को क्रॉस करके, ड्यूरल लाइन को क्रॉस करके, चेक पोस्टों को तबाह करके पक्तिका के अंदर अगर मौजूद है तो तभी पक्तिका के अंदर निशाना बनाया। एंड राउटर्स क्लेम दैट, नॉट मी, नॉट आईएसपीआर। सो इट्स मीन कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहां मौजूद हैं, पाकिस्तान ने उनकी चेक पोस्ट्स को बॉर्डर्स के ऊपर तबाह किया, तबाह करने के बाद बॉर्डर क्रॉस किया एंड इज राइट नाउ हम लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये राउटर क्लेम कर रहा है, ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान क्लेम कर रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज कि अब एक और चीज देख लेते हैं कि अगर जैसा रोहित भाई ने भी बात कर दी कि नूर खान एयरबेस के ऊपर उन्होंने हमला किया, सर अभी ये जो खबरें डिजिटल मीडिया पे चल रही थी कि नूर खान एयरबेस के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, सर अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स ही नहीं है, एयर स्ट्राइक कैसे होगी? मतलब लाइक ड्रोन से ड्रोन बात से होगी भाई, ड्रोन से ड्रोन से ड्रोन के साथ जहाजों की नहीं, नहीं जहाजों की ड्रोन से कैसे, जरूरत ही नहीं देखिए है। कोई फुटेज ठीक है, कोई फुट, 1 लेकिन घंटा ड्रोन हो जब गया आता है है इस शो को और मुझे एक और शो पे भी जाना है, तो मैं थोड़ा यस सा। बिल्कुल दैट्स मैं व्हाट तीन मैं बोल रहा था। 2 से 3 मिनट में मैं बात खत्म करता हूँ मेरे साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट नहीं दे नहीं, दो, आप मैंने खुद करें, जाना आप है। बेशक घंटा करें बात, नहीं तो नहीं, मुझे मैंने तो। खुद जाना है, मैंने भी जाना है, मैंने भी अच्छा, जाना है, मेरे पास भी टाइम कम है, तो मैं खत्म करते हैं हम इसको। कि बात ये है कि एक तो ये कि ये क्लेम दुरुस्त नहीं है, उसी वक्त हमारे जो जर्नलिस्ट से इस्लामाबाद में पिंडी में मौजूद, वो नूर खान एयरबेस से लाइव कर रहे थे, बाहर कर रहे होगे कि ये है, कुछ नहीं हुआ विद टाइम। अच्छा, दूसरी चीज हेलो, हम सही है बात। एक मैं बात कर देता हूँ, लास्ट बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर। अगर पाकिस्तान को मार पड़ रही है अफगानिस्तान से तो वाई वाई पिछले 3 दिन से इंटरनेशनल मीडिया को जबीउल्लाह मुजाहिद साहब वीडियो पे काम दे रहे हैं और तहरीरी बयान दे रहे हैं कि हाँ आए, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार है। जो बंदा अपर हैंड पे है उसको क्या जरूरत है कि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आए मुज़ाकरात करें, अमन से बात करते हैं, शांति से बात करते हैं, हम तो ये चाहते हैं। 3 स्टेटमेंट मैं आपको अल जजीरा की रिबाह को भेज दूंगा, शायद वो यहाँ पे लगा भी दें, अल जजीरा की राउटर्स की कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब मुसलसल 2 दिनों से रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि आए बैठें और पाकिस्तान काबुल पर अटैक कर रहा है। ये उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी जेट काबुल पर अटैक कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं। सो कर रहे हमें हैं, थोड़ा सा हमने कब कहा शायद नहीं कर रहे, कर रहे हैं, कर रहे हैं।
हाँ, तो वो टैंक यही भी मैं घुसे 25, कहते हैं 25 मील तक घुस गया पाकिस्तान अफगानिस्तान में, घुसने दो, 23 आने 23 दो, किलोमीटर हम तो कह रहे हैं 23 आने दो, किलोमीटर घेर के मारेंगे। चलिए ये तो हम इधर ही हम लेट्स एग्री टू डिसएग्री करते हुए हाँ बड़ी हाँ, अच्छी लेट्स नोट पे आई एग्री थिंक टू खत्म करते डिसएग्री, हैं। कोई टेंशन नहीं है हाँ, अजीम भट्ट साहब, आपके साथ नहीं 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 बातचीत सर, करके लव यू बड़ा सर, लव मजा यू आया। सर, लव यू सर, नो इशू, और नो हार्ट आपको अपने शो पे थैंक यू सो फीलिंग्स, मच आपको अपने लव यू। शो पे डॉक्टर इनवाइट साहब। करेंगे, क्योंकि कम से कम आप इस किस्म के नहीं हैं जो गाली गलौज पे उतर आता है कि ओ तू तात ये ऐसे करने लग जाते हैं मेरे साथ लोग। नहीं नहीं तो नहीं आप नहीं, बिल्कुल काफी, इट वाज बिल्कुल। वेरी प्लेजेंट टू नहीं हैव अ डॉक्टर टॉक। साहब, मैंने पहले भी कहा कि थैंक यू वेरी हमारे मच। जो चैनल पर ना हर तरह के ओपिनियन रखने वाले लोग आते हैं, और हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। हर इंसान का अपना एक बिल्कुल ओपिनियन है। बिल्कुल और थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच अजीम भाई, आप तीनों के वक्त का थैंक यू बहुत शुक्रिया। और एंड थैंक पर यू। मैं यही कहूंगी कि हम किसी भी किस्म की वॉर और वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, और नहीं जहां पर करते, बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल इतने ज्यादा मेस है वहां पर हम इंडिया को हैप्पी होली कहेंगे, और पाकिस्तान में और ओवरऑल दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको रमजान मुबारक, और जितने भी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं उन सबको हैप्पी होली वंस अगेन। तो इसी के साथ हमें दें इजाजत रोहित सर, थैंक यू। और व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया कि आपने इस लाइव सेगमेंट को एंड तक हमारे साथ ज्वाइन रखा। थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू।